चलो आज के दौर को पीछे छोड़ते हैं और भारत में 1000 साल पहले 125 सीई में कदम रखते हैं। हवा में मंदिर की घंटियां, बाजार की चहल पहल और बच्चों की हंसी गूंज रही है। जीवन सूरज और मौसमों के साथ चलता है। राजाओं, ग्रामीणों, भव्य मंदिरों और साधारण घरों के बीच अलार्म की जगह सूरज की रोशनी में जागने और लकड़ी के धुएं और गेंदे की खुशबू महसूस करने की कल्पना करो। तब का भारत राज्यों का एक मोजेक था। चोल, पाल, प्रतिहार, हर एक की अपनी संस्कृति, भाषा और परंपराएं थी। यह ज्ञान, कला और दर्शन से भरपूर भूमि थी जो यात्रियों को आकर्षित करती थी। यह एक भूले हुए युग का साउंड ट्रैक है। चलो इस दुनिया में कदम रखते हैं। 1025 सीई में आपका स्वागत है। 1025 ईस्वी में भारत विरोधाभासों की भूमि थी। शक्तिशाली राज्य, जीवंत संस्कृतियां और गहरी सामाजिक विभाजन। कोई एक सम्राट शासन नहीं करता था। इसके बजाय चोल, पाल और प्रतिहार जैसे राजवंश सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। दरबार सत्ता और संस्कृति के केंद्र थे, जहां राजा धर्म का पालन करते थे और कलाकार फलते फूलते थे। समाज वर्ण व्यवस्था से आकार लेता था, जो अब जातियों का एक कठोर जाल था, जो किसी के पेशे और स्थिति को परिभाषित करता था। गांव जीवन का दिल थे, आत्मनिर्भर, पंचायतों द्वारा शासित और पारिवारिक बंधनों से बंधे हुए। अधिकांश लोग संयुक्त परिवारों में रहते थे, जिसमें बड़े लोग नेतृत्व करते थे और सामुदायिक पहचान मजबूत थी। कृषि रीढ़ की हड्डी थी, जिसमें किसान चावल, गेहूं, बाजरा और कपास उगाते थे। भारतीय व्यापारी दूर देशों में जाते थे, मसाले, कपड़े और रत्न का व्यापार करते थे और सोना और विदेशी सामान वापस लाते थे। इस धन से शानदार मंदिर और महल बने, जो समृद्धि और शक्ति के प्रतीक थे। इस युग की जटिलता ने राजा से लेकर आम आदमी तक हर जीवन को आकार दिया। एक गांव की सुबह की कल्पना करो। महिलाएं अनाज पीस रही हैं, पानी भर रही हैं और कुएं पर खबरें साझा कर रही हैं। पुरुष खेतों की ओर जाते हैं, मौसमों के अनुसार साधारण औजारों और बैलों का उपयोग करते हैं। बच्चे काम में मदद करते हैं या परिवार के व्यापार सीखते हैं। कुछ ही गुरुकुलों में पढ़ते हैं। भोजन साधारण होता है। रोटी, सब्जी की दाल, छाछ आंगन में साझा किया जाता है। कारीगर बर्तन, कपड़े और औजार बनाते हैं। उनके कौशल गांव के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। दोपहर शांत होती है, बरगद के पेड़ों के नीचे आराम करते हुए या व्यस्त कार्यशालाओं में। शाम को मवेशी घर आते हैं। परिवार के भोजन और कहानियां, रामायण, महाभारत और स्थानीय किंवदंतियां। कभी कभी यात्रा करने वाले कलाकार संगीत और कठपुतली लाते हैं, जो दिनचर्या को तोड़ते हैं। रातें तारों भरे आसमान के नीचे समाप्त होती हैं। गांव एक और दिन के लिए तैयार होता है। जीवन कठिन, सामुदायिक और भूमि से गहराई से जुड़ा हुआ था। यही 11वीं सदी में कपड़े क्षेत्र, स्थिति और जलवायु को दर्शाते थे। कपास राजा था। नरम, हवादार कपड़े में सूत काता और बुना जाता था। पुरुष धोती पहनते थे, महिलाएं साड़ी लपेटती थीं। शैलियां क्षेत्र के अनुसार बदलती थीं। रंग प्राकृतिक रंगों से आते थे। नील, हल्दी, मदार की जड़। धनी लोग महीन मलमल या रेशम पहनते थे, जो कढ़ाई और गहनों से सजे होते थे। गांवों में जूते चप्पल दुर्लभ थे। शहर के निवासी और कुलीन लोग सजे हुए सैंडल या पादुका पहनते थे। एक साधारण कपड़ा भी पहचान और संस्कृति को दर्शाता था। सुंदरता को व्यावहारिकता के साथ मिलाता था। हर धागा यह बताता था कि आप कौन थे। 125 ईस्वी में भोजन भूमि, आस्था और परंपरा से आकार लेता था। आहार मुख्य रूप से शाकाहारी थे। धर्म से प्रभावित उत्तर में गेहूं और जौ,
दक्षिण और पूर्व में चावल और सूखे क्षेत्रों में बाजरा। भोजन अनाज, दालें, सब्जियां और मसाले, हल्दी, जीरा, धनिया, काली मिर्च दोनों स्वाद और स्वास्थ्य के लिए उपयोग किए जाते थे। घी खाना पकाने के लिए कीमती था। फल और डेयरी रोजमर्रा के मुख्य भोजन थे। मिठाइयां गुड़ या शहद से बनती थीं। परिष्कृत चीनी दुर्लभ थी। त्योहारों के भोजन में खीर जैसे विशेष व्यंजन होते थे। कुछ जातियों और क्षेत्रों में मांस और मछली खाई जाती थी, खासकर कुलीन वर्ग और तटीय समुदायों में। खाना एक अनुष्ठान था। भोजन देवताओं को अर्पित किया जाता था। दाहिने हाथ से खाया जाता था, फर्श पर बैठकर। व्यंजन पोषण, अनुष्ठान और क्षेत्रीय विविधता का मिश्रण था। त्योहार दिनचर्या को तोड़ते थे, समुदायों को खुशी और कृतज्ञता में एकजुट करते थे। उत्सव मौसमों के अनुसार होते थे। मकर संक्रांति, पोंगल, दिवाली, होली, प्रत्येक में अद्वितीय अनुष्ठान और भोजन होते थे। मेले या मेलों ने गांवों को व्यापार, मनोरंजन और मेलजोल के लिए एक साथ लाया। महिलाएं मिठाइयां बनाती थीं, पुरुष मंदिरों को सजाते थे और सभी गीत और जुलूस में शामिल होते थे। इन सभाओं ने आधुनिक संचार के बिना दुनिया में बंधनों को मजबूत किया और संस्कृति को संरक्षित किया। त्योहार सामूहिक खुशी, विश्वास और नवीनीकरण के क्षण थे। उत्सव में समुदाय की भावना जीवंत हो उठी। 225 के भारत का नक्शा शक्तिशाली राज्यों और जीवंत शहरों का एक पैचवर्क था। चोल दक्षिण पर शासन करते थे। उनकी राजधानी गंगईकोंडा चोलपुरम महत्वाकांक्षा और नौसैनिक शक्ति का प्रतीक थी। तंजावुर का बृहदीश्वर मंदिर आध्यात्मिक और आर्थिक केंद्र दोनों था। पूर्व में पाल, नालंदा और विक्रमशिला में बौद्ध धर्म और शिक्षा को बढ़ावा देते थे। उत्तर में चौहानों और परमारों जैसे राजपूत राज्यों का उदय हुआ, क्योंकि प्रतिहार कमजोर पड़ गए थे। शहर व्यापार से गुलजार थे। रेशम, मसाले, घोड़े, रत्न और कारीगर पत्थर, कांस्य और सोने में चमत्कार बनाते थे। जबकि गांवों में भारत की आत्मा थी। शहर धन, शक्ति और संस्कृति के इंजन थे। यहां युग की चमक और महत्वाकांक्षा सबसे चमकीली थी। 11वीं सदी कला, विज्ञान और व्यापार के लिए एक स्वर्ण युग था। मंदिर ऊंचे उठते थे, जटिल मूर्तियों से सजे होते थे, भक्ति के कार्य और शक्ति का प्रदर्शन। चोल कांस्य जैसे नटराज दिव्य गति और कृपा को दर्शाते थे। गणितज्ञों ने दशमलव प्रणाली और शून्य को उन्नत किया। विद्वानों ने अंक गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा पर लिखा। आयुर्वेद फला फूला और नालंदा जैसे केंद्रों ने ज्ञान को दूर दूर तक फैलाया। व्यापारी मानसून की हवाओं पर यात्रा करते थे। मसाले, कपड़े और लोहा, सोने और घोड़ों के लिए व्यापार करते थे। भारतीय प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंचा। कला, धर्म और भाषा को आकार दिया। सुंदरता, ज्ञान और वाणिज्य ने इस आत्मविश्वासी सभ्यता को परिभाषित किया। समृद्धि के बीच बदलाव मंडरा रहा था। उत्तर पश्चिम से महमूद गजनवी के छापे, उसके आक्रमणों ने मंदिर शहरों को निशाना बनाया। धन की तलाश में, साम्राज्य की नहीं। इस आशा साहब सूची 25 में सोमनाथ की लूट एक मनोवैज्ञानिक झटका था, जिसने भारत की राजनीतिक फूट को उजागर किया। इन छापों ने सैन्य कमजोरियों को उजागर किया और भविष्य के आक्रमणों के लिए मंच तैयार किया। भारत का धन एक बार गर्व का स्रोत, विजेताओं के लिए एक चुंबक बन गया। ईसा 25 ईस्वी एक शिखर और एक चेतावनी दोनों के रूप में खड़ा।